नमस्कार साथियों। तो आज स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में, जहां आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और भी कई ऐसे तथ्यों के बारे में जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं तथा बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो जो प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ था नहीं देखें तो आप कृपया कर उसे देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, पिछला क्लास में या पिछले वीडियोस में हमने बात किया था अपवर्तनांक के बारे में, जहां हमने साबित किया था कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 और v1 अपॉन v2 और λ1 अपॉन λ2, या स्नेल का नियम साइन i अपॉन साइन r। हमने इतना डाटा को पिछले वीडियोस में डेराइव भी किए थे और इसके बारे में समझे भी थे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में यानी अपवर्तनांक के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा भी किए थे। ये मान लीजिए एक माध्यम है, माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, ये आपतित किरण, ये अभिलंब हो गया और ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, ये आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण था। तो ये अपवर्तन के लिए हमने ये सूत्र अपवर्तनांक का पिछले वीडियोस में देखे थे। तो अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ कुछ और भी ऐसे तथ्य हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अपवर्तनांक, किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होते हैं वह किन बातों पे निर्भर करता है, ठीक है, म्यू किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो ये 3-4 तथ्य है जिस पे डिपेंड करता है। पहला अगर बात करें तो यह जो है इन दोनों माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है जिससे होकर के लाइट पास करता है, ठीक है। तो पहला हो गया कि माध्यम युग्म की प्रकृति पर, माध्यम युग्म की प्रकृति पर, कि अगर ये माध्यम बदलते हैं दोस्तों तो म्यू का मान भी उसी अनुसार चेंज हो जाएगा। तो पहला, म्यू जो है माध्यम युग्म की प्रकृति पे डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का माध्यम, क्या यहाँ वाटर है, कांच है, डायमंड है, या और भी अलग अलग तरह के माध्यम हो सकते हैं। दूसरा अगर बात करें तो म्यू जो है ये तापमान पर, यानी माध्यम के तापमान पर, माध्यम के तापमान पर, इस पर कैसे डिपेंड करेगा दोस्तों। जैसे देखिए, अगर हम किसी माध्यम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा कि उनके जो कण होंगे, माध्यम के जो कण होंगे, वे एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे उसकी एनर्जी ज्यादा होने के कारण। तो जब कण दूर दूर हो जाएंगे तो इससे जो है वो माध्यम विरल होता चला जाएगा। विरल माध्यम जब होता चला जाता है तो इसका जो अपवर्तनांक का मान होता है वो लगातार घटता जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से ये जो अपवर्तनांक होते हैं उस माध्यम का वो लगातार घटता है। उसके बाद तीसरा बात करें तो तीसरा हो जाएंगे कि वेवलेंथ पे, म्यू, यहां से भी देख सकते हैं कि म्यू जो होता है वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि अगर किसी माध्यम के लिए लेमडा का मान इंक्रीज होता है तो म्यू का मान जो है उस माध्यम के लिए डिक्रीज करेगा। और इसका वाइस वर्सा भी समझिए, उल्टा भी सही है। अगर लेमडा का मान डिक्रीज करेगा तो म्यू का मान इंक्रीज करेगा, यानी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां जो लाइट आ रहा है उस लाइट का जो कलर होता है, रंग, अगर वो रंग हम बदलेंगे तो उस अलग अलग रंग के लिए उस एक ही माध्यम के अपवर्तनांक के मान अलग अलग आ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें दोस्तों एक एग्जांपल, तो हम जानते हैं कि जो श्वेत प्रकाश में लाल रंग होता है उसका अपवर्तन तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग से ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो लाल रंग के लिए किसी दिए गए माध्यम का अगर हम अपवर्तनांक निकालेंगे म्यू आर,
तो इसका मान जो है, क्योंकि इसके लिए लेमडा ज्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज्यादा है लाल रंग का, तो अपवर्तनांक का मान कम हो जाएगा। वहीं बैगनी रंग के लिए देखें तो उसका अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा। वैसे ये जो लेमडा और म्यू का संबंध है, हम कॉची का समीकरण जानते हैं, जो कि होता है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। इसको कॉची या कॉसी का समीकरण कहते हैं, जिसके अनुसार म्यू जो कि माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, ए और बी उस माध्यम के लिए कांस्टेंट होते हैं, माध्यम के लिए नियतांक, और लेमडा आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ। तो तीसरा ये हो गया दोस्तों, पहला माध्यम की प्रकृति पर, दूसरा माध्यम के तापमान पर, तीसरा आपतित प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। और एक और होता है दोस्तों कि ये जो म्यू होता है, अगर दो गो माध्यम अगर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, अगर दो गो माध्यम हम यहां फिक्स कर देते हैं, तो उन दो फिक्स माध्यमों के लिए फिर म्यू का मान जो है आपतन कोण पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यानी कि दो निश्चित माध्यमों के लिए, दो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए म्यू आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता है। भले हम लिखते हैं स्नेल के नियम से कि म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बट अगर दोनों माध्यम फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, वो माध्यम नहीं बदल रहा है, तब ये जो है म्यू इस आई पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था दोस्तों अपवर्तनांक का निर्भरता। तो चलिए बात करते हैं आगे। अब कुछ तथ्यात्मक बातें हैं, और जैसे पहला कि अगर हमें दो माध्यम दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें से एक माध्यम का अपवर्तनांक उच्च है, हाई है, और एक माध्यम का अपवर्तनांक निम्न है, लो, तो ऐसे में कौन सा माध्यम सघन होगा और कौन सा माध्यम विरल होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इन दोनों में अगर हम देखें तो म्यू का मान उच्च होने का मतलब है म्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं, सी अपॉन भी। तो अगर म्यू का मान ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब उसके उस माध्यम में भी का मान यानी प्रकाश की जो चाल है वो कम होगा। और प्रकाश की चाल कम किस में होता है? तो सघन जो होता है उसमें होता है, डेंसर मीडियम में होता है। तो जिस माध्यम के लिए म्यू का मान उच्च होगा, वो बन जाएगा सघन माध्यम, सघन माध्यम। और दूसरा वाला जो माध्यम होगा वो बन जाएगा विरल माध्यम। तो जब भी तुलना करने की बात आएंगे दोस्तों, तो जो ज्यादा अपवर्तनांक जिसका होगा उसको हम सघन बोलेंगे, जो कम होगा उसको विरल। सघन माने डेंसर, डेंसर मीडियम, और विरल मीन्स रियरर, रियरर मीडियम। तो एक तथ्य तो ये हो गया दोस्तों। जैसे अगर दिया हुआ है कहीं पर कि μ1 इज इक्वल टू 1/3 1.33 और μ2 इज इक्वल टू 2.46। अब इसमें अगर हमसे पूछेगा कि दोनों में से कौन सघन है और कौन विरल है, तो बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है वो हो जाएगा विरल, और जिसके लिए म्यू का मान ज्यादा है वो बन जाएगा सघन। तो ये एक तथ्य था। दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा कि वैक्यूम का अपवर्तनांक एक होता है
जो कि न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है अपवर्तनांक का, ठीक है, एक होता है। और वायु के लिए अगर म्यू एयर के लिए देखें तो ये 1.003 होता है, जिसको हम सब हिसाब उसाब बनाते टाइम अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 लेकर के चलता है, प्रैक्टिकली जब बनाते हैं कोई हिसाब उतना। वहीं म्यू का मैक्सिमम वैल्यू अगर देखें तो म्यू का अधिकतम मान हीरे के लिए होता है, जो कि म्यू डायमंड के लिए अधिकतम होता है, जो कि 2.46 के बराबर होता है। और तीसरा कि अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों, किसी भी माध्यम का एक विशिष्ट गुण होता है। कोई भी पारदर्शी माध्यम अगर है तो उसका अपना एक विशिष्ट गुण होता है। तो ये किसी भी माध्यम का विशिष्ट भौतिक गुण होता है, ठीक है, पारदर्शी माध्यम का विशिष्ट भौतिक गुण होता है। तो ये कुछ तथ्य थे अपवर्तनांक से जुड़ा हुआ। तो अब जो है इसे भी कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम जो है अपवर्तन के कारण वह जो तालाब उथला नजर आता है या पानी में रखी कोई चीज कम गहराई पे नजर आता है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि वास्तविक और आभासी गहराई जो वस्तुओं का होता है उसमें क्या संबंध होता है। तो यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि नीचे एक माध्यम है, जैसे ये जल है, जल एक माध्यम है, नीचे जल है, ऊपर वायु है। तो इस जल में यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है, एक सिक्का रखा हुआ है, जैसे एक ऑब्जर्वर यानी एक प्रेक्षक जो कि एयर में है, ठीक है। ये भी देखिएगा कि ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। तो एक प्रेक्षक जो कि विरल माध्यम में स्थित है, सघन माध्यम में रखे एक सिक्के को देखता है, सीधा नहीं बल्कि तिरछा देख रहा है। जब तिरछा वो इस सिक्के को देखेगा तो उसको जो है ये सिक्का यहां ना दिख करके इस स्थान पे दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है कि ये अपने वास्तविक गहराई पर ना दिख करके ये वहां से कुछ ऊपर दिखाई देता है। ये घटना हम सब के जीवन में अक्सर देखने को मिलता है कि अगर हम देखते हैं कि जैसे कहीं पे एक स्विमिंग पूल है, अगर हम साइड से देखते हैं स्विमिंग पूल को तो वो हमें उथला दिखाई देता है, लेकिन जैसे उसमें लगता है कि कितना पानी होगा, डरा भर होगा, लेकिन जैसे उसमें कूदते हैं तो वही पानी जो है गले तक आ जाता है। तो यहां पर यह जो इल्यूजन हो रहा है या यह जो भ्रम हो रहा है, यह भ्रम इस प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। तो जरा देखते हैं कि ये जो गहराई में अंतर हमको नजर आता है, ये कितना अंतर दिखाई देता है और उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखिए ये जल है, यहाँ पे सिक्का था, वो यहाँ से प्रेक्षक जब ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको जो है सिक्का यहाँ दिखाई देता है। जरा सा इसके डायग्राम को समझे तो मान लीजिए ये सिक्का से 2 रे निकलता है, एक जो इस तल पर यानी कि दोनों माध्यम को मिलाने वाले अंतरा पृष्ठ पे सीधा पड़ता है। अगर सीधा पड़ेगा तो ये सीधे बाहर निकल जाएगा। इस केस में आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही 0 होता है, यानी सीधा बाहर निकल जाता है। और यही दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जब दोनों तल पर किरणें लंबवत पड़ता है तो वैसी स्थिति में एकमात्र ऐसा स्थिति है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों बराबर रहता है, नहीं तो फिर अगर तिरछा पड़ेगा तो दोनों का मान अलग अलग होता है। उसके बाद एक किरण इधर लिए जो कि आई आपतन कोण बनाते हुए यहां पड़ता है, तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो ये जो अभिलंब है, यहाँ पे जो ये अभिलंब है, इस अभिलंब से किरणें दूर हट जाएंगे। तो प्रेक्षक को क्या लगेगा, ये मिलाएगा कि किरण कहां से आ रहा है, तो ये किरण को इधर पीछे की ओर मिलाएगा। तो इसको लगेगा कि ये जो लाइट आ रहा है वो इस स्थान से आ रहा है और इस स्थान पर इस कॉइन का एक वर्चुअल या काल्पनिक इमेज जनरेट होगा, एक इमेज बन जाएगा और उसको यही इमेज दिखाई देता है।
जो कि वास्तविक गहराई से काफी ऊपर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने यहां पे देखिएगा कि ये जो कैपिटल एच है ये कॉइन के वास्तविक डेप्थ को बता रहा है, और स्मॉल एच जो है ये कॉइन के आभासी गहराई या वर्चुअल डेप्थ को बता रहा है। तो थोड़ा सा इसके ज्योमेट्री को समझिए। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे आपतन कोण आई बन रहा है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा और ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, समानांतर होगा। और हम जानते हैं कि जब दो समांतर किरणों को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उनके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये आपतन कोण आई और ये यहाँ पे भी आपतन कोण आई हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम देखें कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटता है तब संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये अपवर्तन कोण आर है तो ये भी आर हो जाएंगे। तो जरा चलते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए, या ऐसे कीजिए, सीधा लगाइए, साइन आई इज इक्वल टू, साइन आई किस ट्रायंगल में जाएगा? तो इस ट्रायंगल में जाएगा, ट्रायंगल ए सी बी में। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ये कहां से? तो ट्रायंगल ए बी सी में। और फिर चलिए साइन आर निकालिए। साइन आर निकालेंगे तो यहां देखिए, तो हो जाएंगे ये ए बी बटा बी सी डैश, ए बी बटा बी सी डैश, इतना हो जाएगा। ये कहां से? तो ट्रायंगल ए बी सी डैश में। अगर हम स्नेल का नियम लगा दें, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तब क्या हो जाएगा? इस सघन माध्यम, इसको अगर माध्यम हम एक बोल देते हैं, इसको माध्यम 2 बोल देते हैं, तो इस माध्यम का, या वाटर है ये, इसे ही माध्यम 2 बोलते हैं, इसको माध्यम 1। तो क्या होगा कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन हम सब सघन माध्यम को ही देखते हैं कि इसे जो सघन माध्यम है उसी का अपवर्तनांक लेना होता है, एयर का नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, तो उत्क्रमण्यता का रूल लग जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएंगे ये 1 म्यू 2, तो इधर ये पलटे मार जाएंगे, साइन आर बटा साइन आई। अब लगा दीजिए, साइन आर का जो वैल्यू यहाँ पे निकला है ए बी अपॉन ए बी सी डैश, और साइन आई का ए बी अपॉन बी सी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे बी सी बटा बी सी डैश। अब जरा सोचिए दोस्तों कि अगर ये जो किरणें गया, ये बिंदु बी पे गया, अगर ए और बी एक दूसरे के बहुत समीप है, इफ यदि ए और बी एक दूसरे के बहुत समीप हो, बहुत समीप हो, तब क्या होंगे कि अगर हम ए से सी की दूरी लें या बी से सी की दूरी लें, दोनों लगभग सेम ही होगा, तो क्या हो जाएंगे कि बी सी को हम ए सी के बराबर भी लिख सकते हैं, तथा बी सी डैश को हम ए सी डैश भी लिख सकते हैं। और जब ऐसा होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा कि 1 म्यू 2 इज इक्वल टू ए सी बटा ए सी डैश, और 1 म्यू 2 इज इक्वल टू ए सी वास्तविक गहराई हो जाएंगे कैपिटल एच, और ए सी डैश आभासी गहराई एच स्मॉल एच। अब देखिए ये क्या है, माध्यम 1 यानी जो कि वायु है, और ये है माध्यम 2 जल। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक भी हो सकता है, जिसको हम लिख सकते हैं सीधा म्यू। म्यू मतलब इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक।
एच अपॉन एच, यानी अपवर्तनांक जो होता है वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के बराबर होता है। और अगर प्रेक्षक विरल माध्यम से सघन माध्यम में रखी किसी वस्तु को देख रहा है तो उसको वह वस्तु अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो यह संबंध था, और इस पे कई सवाल भी होते हैं तो उसको भी करेंगे। और यहाँ पे एक और चीज होता है, एक शिफ्ट निकालने के लिए पूछा जाता है कि ये कितना शिफ्ट होता है। ठीक है, यह सीसी डैश, तो मान लीजिए ये शिफ्ट जो है एक्स है, तो अगर अपना ये शिफ्ट निकालने बोलता है तो हम क्या करेंगे, लगा दीजिए ये शिफ्ट एक्स बराबर, यानी विस्थापन, वस्तु का विस्थापन, विस्थापन एक्स बराबर, तो कितना इसका प्रतिबिंब ऊपर उठा दिख रहा है, तो वास्तविक गहराई एच में से इसका जो आभासी गहराई है उसे घटा देंगे। तो चलिए क्या होगा, एक्स बराबर एच माइनस, जरा इसको चेंज कीजिए, इस एच को इधर ले आएंगे, जरा इससे देखिए, एच इज इक्वल टू म्यू बाय एच, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एच अपॉन म्यू, और वो जो वैल्यू है यहां हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन म्यू। तो शिफ्ट एक्स बराबर एच को कॉमन अगर लेते हैं 1 माइनस 1 बाय म्यू, तो ये जो है शिफ्ट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक भी हो सकता है। अगर हमसे पूछेगा, अगर वास्तविक गहराई दिया है और माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात है, तो हम जो है अपवर्तनांक सॉरी उसका प्रतिबिंब कितना उठा हुआ दिखाई देगा वास्तविक गहराई से, अगर वो हमसे पूछेगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा के निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बार हम क्या करते हैं कि इस बार जो ऑब्जर्वर है यानी प्रेक्षक है उसको सघन माध्यम में दे दिए, नीचे जल है जो कि सघन है, और विरल माध्यम में यहां पर एक पक्षी उड़ रहा है। ठीक है, एक पक्षी यहां पे है जो उड़ रहा है विरल माध्यम, वायु में, विरल। तब क्या होगा दोस्तों, तब देखिए क्या होगा कि एक इस तरह से लाइट रे सीधा नीचे जाएगा जो कि लंबवत निकल जाएगा दूसरे माध्यम में। एक रे इससे इस तरह से तिरछा आएगा, जो तिरछी रे आएगा वो क्या होगा कि यहां पर जो अभिलंब होगा, यहां पर जो अभिलंब होगा इस अभिलंब की ओर झुकेगा, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा इस तरह से। तो जो यहां पे ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा, उसको तो लगेगा दिमाग में कि ये जो रे है, ये रे इधर पीछे से कहीं आ रहा है, यहां से, उसको रे वहां से आता दिखाई देगा, और ये पक्षी भी इसे यहां पे उड़ता हुआ दिखाई देगा। ये तो इस बार क्या हो रहा है जरा देखिए, तो अगर ऑब्जर्वर सघन माध्यम से विरल माध्यम में खड़े किसी व्यक्ति को देख रहा है या किसी भी चीज को देख रहा है, तो क्या होगा कि उसको जो है वह अपने वास्तविक ऊंचाई से कहीं ज्यादा ऊंचाई पर नजर आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पीछे वाले केस का जस्ट उल्टा हो रहा है। अगर हम विरल से में रख के सघन में रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो वो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा उठा दिखाई देता है। वहीं सघन माध्यम में रहकर अगर हम किसी विरल माध्यम में स्थित वस्तु को देखते हैं तो हमें वह अपनी वास्तविक ऊंचाई से थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, इस बार हाइट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर उसी तरह से हम डेराइव करना चाहेंगे तो ये इसका वास्तविक ऊंचाई है h, और ये इसका आभासी ऊंचाई हो गया h।
तो अगर हम वही सब जिस तरह से पीछे कैलकुलेशन किए हैं कि यहाँ पे ये आपतन कोण आई है, ये अपवर्तन कोण आर है, आर यहाँ है, तो उतना ही एंगल यहाँ पे भी आर जनरेट होगा, और ये आई है तो आई जो है यहाँ बन जाएंगे, आर इधर बन जाएगा, और ये ए बी, इसे सी, सी डैश, और इसे हम माध्यम एक नाम दिए थे, सॉरी इसे हम माध्यम एक नाम दिए थे और इसे माध्यम 2। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एक बार चलिए लगा दीजिए। साइन आई इज इक्वल टू साइन आई ए बी बटा बी सी। कहाँ से, तो ट्राइंगल ए बी सी से, ए बी सी में। इसी तरह साइन आर अगर हम निकालने जाते हैं तो साइन आर इज इक्वल टू ए बी बटा ए सी डैश, सॉरी बी सी डैश। ये कहाँ से, तो ट्राइंगल ए बी सी डैश में। फिर वही स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा कि एक के सापेक्ष दो का अपवर्तनांक 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसे। म्यू 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई ए बी बटा बी सी, और वो हो जाएंगे ए बी बटा बी सी डैश। तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा क्या, 1 म्यू 2 इज इक्वल टू बी सी डैश बटा बी सी। अब देखिए फिर वही बात कि अगर ये बिंदु ए और बी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए, ठीक, यदि बिंदु ए और बी परस्पर समीप हो, बहुत समीप हो, बहुत समीप हो, तब क्या हम लिख सकते हैं, अगर ये दोनों पास पास होंगे तो आप यहां से इस दूरी को देखिए या यहां से इस दूरी को देखिए, लगभग सेम ही होगा। तो हम क्या कर देंगे कि BC को AC भी कह सकते हैं तथा BC डैश को AC डैश भी बोल सकते हैं। तब क्या हो जाएंगे, ये 1 म्यू 2 इज इक्वल टू AC बटा AC डैश बटा AC हो जाएंगे यहां से, अगर इसका वैल्यू पुट कर दें तो। अब जरा देखिए AC क्या है, ये है वास्तविक हाइट जो कि उसका था, यानी म्यू इज इक्वल टू H अपॉन, और AC डैश ना लेना है, तो ये तो आभासी ऊंचाई हो गया H, और AC वास्तविक हाइट H, और ये म्यू जो है 1 म्यू 2 इसी सघन माध्यम का ही अपवर्तनांक है, ठीक है। 1 म्यू 2 को हम म्यू भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये निकल के आता है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसमें जो है ये अपने वास्तविक हाइट से थोड़ा ऊपर दिख रहा है। उसमें जो रिजल्ट आया था सघन माध्यम का ही अपवर्तनांक था, और उसमें निकल के आया था म्यू इज इक्वल टू H अपॉन H। ये उसमें वास्तविक हाइट ऊपर था और आभासी गहराई नीचे था, ये उसका उल्टा है थोड़ा सा। तो फॉर्मूला का ये, और उसके बाद शिफ्ट अगर हम निकालना चाहेंगे कि कितना शिफ्ट हुआ है विस्थापन, कितना ऊपर चला गया, तो अगर शिफ्ट निकालने जाए, शिफ्ट x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएंगे आभासी गहराई में से वास्तविक गहराई को घटाना होगा। यहां से यहां जो ऊंचाई है, सॉरी यहां से यहां जो ऊंचाई है, उस ऊंचाई में से अगर इस ऊंचाई को हटा देंगे तो ये x हमें निकल जाएगा, शिफ्ट की कितना प्रतिबिंब ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये हो जाएंगे
x इज इक्वल टू h। तो h का अगर मान निकालें इससे, जरा देखिए, इसको अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। h बराबर हो जाएंगे म्यू इंटू एच। तो हो जाएंगे ये म्यू इंटू एच माइनस एच। अगर दोनों में h को कॉमन ले लेते हैं, म्यू माइनस 1, इतना ऊपर जो है ये दिखाई देंगे। तो ये था दोस्तों वास्तविक और आभासी गहराई से जुड़ा हुआ। कैसे हमने देखा कि अगर ऑब्जर्वर विरल माध्यम में रह करके सघन माध्यम की किसी वस्तु को देखता है, तब वो उसे अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर दिखाई देता है, यानी उसका जो इमेज होता है या उसका जो पोजीशन होता है वो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। जबकि अगर ऑब्जर्वर खुद सघन माध्यम में है, यानी पानी के अंदर है, हाँ, और कोई चीज या कोई वस्तु पानी के बाहर विरल माध्यम में है, और वो अगर वहां से उसको देखता है, तो क्या होता है कि उसका जो वास्तविक, मतलब चाहे उसका वास्तविक लंबाई है, तो वो लंबाई उसको बड़ा दिखाई देगा। उसका पोजीशन जो होगा वो जहां पे है वहां से थोड़ा ऊपर ही उसको दिखाई देने वाला है, मतलब जहां है वहां से ऊपर ही वो दिखाई देगा। तो ये था दोस्तों, आगे के वीडियोज में और भी इससे जुड़ा आगे की बातें करेंगे।